हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का 7वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट को देख चुके थे फ्रेंड्स। किसी कारणवश 2 दिन बीच में वीडियो मेरा अब्सेंट रहा, नहीं डाल पाए, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का 7वां प्रैक्टिस सेट। हर प्रैक्टिस सेट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले जो 6 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं उन्हें भी आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 7 सील बर्तनों का उल्लेख है, अर्थात कह रहा है 7 सील बर्तनों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो 7 सील बर्तनों का उल्लेख जैन धर्म में मिलता है। किस में मिलता है? तो जैन धर्म में मिलता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में है। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है ना, मौर्यकालीन जो जिस समय व्यवस्था चल रही थी, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में कौन कौन सा न्यायालय जो अस्तित्व में था। तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन, धर्मस्थीय और कंटक शोधन न्यायालय अस्तित्व में थे। कब? तो समाज मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में। ठीक है, कौन कौन थे अस्तित्व में? तो धर्मस्थनीय और कंटक शोधन। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 4 दोनों। देखिए ये ज्ञान बिंदु सर का हूबहू प्रैक्टिस सेट है, आप लोग को अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी परमवीर की उपाधि थी। तो ये जो पृथ्वी परमवीर उपाधि थी वो समुद्रगुप्त की थी। किसकी थी? तो समुद्रगुप्त को उपाधि मिला था पृथ्वी परमवीर की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कर रहा है गंग वंश की राजधानी, जो गंग वंश की जो राजधानी थी तलकाड था। कहाँ था फ्रेंड्स? गंग वंश की राजधानी तलकाड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है संगम युगीन साहित्य लिखा था। ये जो संगम युगीन साहित्य था ये किस शैली में लिखा हुआ था? तो काव्य शैली में। किस शैली में? तो संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा हुआ था? काव्य शैलियों में लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चोल काल के बेल्लाल होते थे। ये जो चोल काल के बेल्लाल होते थे ना, वो बड़े भूस्वामी होते थे। वो कौन होते थे? तो चोल काल के बेल्लाल कौन होते थे? तो बड़े भूस्वामी होते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसको पूरा इंक्लूड करते हैं, पूरा लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासन काल में हुआ। तो हाँ फ्रेंड्स, सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था वो इल्तुतमिश के शासन काल में हुआ था। दूसरा कह रहा है बलबन के समय सल्तनत की सेवा को हसम ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। तो नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ करेक्ट होगा कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासन काल में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर केवल 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी ने किया था। क्वेश्चन कह रहा है जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था उस समय हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को किस अधिकारी ने तोड़ा था। तो मुतविस ने तोड़ा था। मुतविस नामक सैन्य अधिकारी ने तोड़ने का काम किया हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को। ठीक है, किसने? मुतविस ने। अगला कह रहा है मंसदौड़ की संधि या मंसदौड़ की संधि 1818 ईस्वी में किन के बीच हुआ था। ये जो मंसदौड़ या मंसदौड़ा का संधि कब हुआ था? तो वर्ष 1818 में मंसदौड़ का संधि हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था? होलकर एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? होलकर शासक और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, मंसदौड़ की संधि 1818 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स तूफानी हिंदू के नाम से किन्हें जाना जाता है या तूफानी हिंदू किनका उपनाम है। तो तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है तूफानी हिंदू के नाम से? तो स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनके लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त की थी? देखिए फ्रेंड्स, जो श्रीमती एनी बेसेंट थी वो 1916 ईस्वी में
होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट कब की थी होम रूल लीग की स्थापना? तो सितंबर 1916 ईस्वी में और मद्रास में की थी, ठीक है। इन्होंने अपना अध्यक्ष किसे किया था नियुक्त? ना ही जॉर्ज अरुण विडेल को किया था, ना वीपी वाडिया को, ना जोसेफ बेपिस्टा को, ठीक है। इनमें से कोई इनके सदस्य नहीं थे, ठीक है फ्रेंड्स। इन तीनों में से कोई इनके सदस्य नहीं थे। होम रूल लीग आंदोलन के कोई भी इनमें से तीनों सदस्य नहीं थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? देखिए फ्रेंड्स, हुल विद्रोह का दूसरा नाम संथाल विद्रोह है। हुल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? तो संथाल विद्रोह भी है। ये जो हुल या संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था झारखंड से हुआ था। किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला कह रहा है बोअर का युद्ध किस अवधि में हुआ था? या बोअर का युद्ध कब हुआ था? तो बोअर का युद्ध 1899 से 1902 तक चला था। 1899 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1902 तक चला था, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? क्या कह रहा है? तो हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस वर्ष 1910 ईस्वी में हुआ था। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस 1910 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। कब हुआ था हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस? 1910 ईस्वी में, ठीक है। ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। कह रहा है पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर पहली बार आंशिक मान्यता कब दी गई? देखिए जो पृथक पाकिस्तान या जब अलग पाकिस्तान भारत से टूटकर अलग देश जब पाकिस्तान बना था, ये जो पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार कब मान्यता दी गई थी? ये जो पृथक पाकिस्तान की को मांग क्रिप्स प्रस्ताव में रखा गया था, ठीक है। जब ये क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ था, इसीलिए आगमन हुआ था कि भारत देश से अलग हटकर एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण किया जा सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है शिपकिला दर्रा जोड़ता है। शिपकिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो शिमला से तिब्बत को शिपकिला दर्रा जोड़ता है, ठीक है। शिपकिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो शिमला से तिब्बत को शिपकिला दर्रा जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता नहीं है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। लेकिन न कौन नहीं आता है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। पीर पंजाल ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा है। ये जो चमेरा परियोजना है, चमेरा परियोजना किस नदी पर है? तो चमेरा परियोजना रावी नदी पर है, ठीक है। वही फड़क्का परियोजना हुगली नदी पर नहीं है, ठीक है। चमेरा परियोजना कहाँ है? तो रावी नदी पर स्थित है चमेरा परियोजना, ठीक है। ये जो टकनपुर परियोजना है, टकनपुर परियोजना शारदा नदी पर, टकनपुर परियोजना शारदा नदी पर। और तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। इस प्रकार असत्य को ढूंढने के लिए करा था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है। जोन्हा जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बड़ा है, एक ही क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कैसा है? एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है तेंदू वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। तो हाँ, तेंदू वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। तो बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोनों करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला कह रहा है मलबरी या ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं। मलबरी या ट्रॉपिकल टसर किस फसल की किस्में है, तो रेशम फसल की किस्में है। किसकी किस्में है मलबरी और ट्रॉपिकल टसर, रेशम की किस्में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। ये जो आर्किड स्टेट है इसे किस आर्किड स्टेट के रूप में किस राज्य को जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को जाना जाता है आर्किड स्टेट के रूप में। किन्हें जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है आर्किड स्टेट के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है, तो दामोदर नदी घाटी भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी। अगला कह रहा है देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, तो देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा वर्ष 1976 में की गई थी। कब की गई थी जनसंख्या नीति की घोषणा, तो वर्ष 1976 ईस्वी में देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवल बाघ अभ्यारण्य या केवला बाघ अभ्यारण्य भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है किस राज्य में अवस्थित है कवल बाघ अभ्यारण्य, तो ये तेलंगाना राज्य में अवस्थित है कवल बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य में। अगला कह रहा है परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है। परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है, तो नायर जनजाति में पाया जाता है। परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है, तो नायर जनजाति में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है पनिहाड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है। पनिहाड़ी जो है ये गुजरात राज्य की लोक नृत्य है। गुजरात राज्य की पनिहाड़ी लोक नृत्य है। पनिहाड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है, तो गुजरात राज्य की है। ठीक है, पनिहाड़ी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है। ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन है। जो सबसे अधिक कछुआ का प्रजनन कहाँ होता है, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क में सबसे अधिक कछुआ का प्रजनन होता है, भीतरकनिका नेशनल पार्क में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार अधिनियम का गठन कब किया गया था, तो स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार अधिनियम का गठन वर्ष 1952 में किया गया था। कब किया गया था स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार अधिनियम का गठन, तो वर्ष 1952 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के कहाँ से लिया गया है, तो लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के ना ही कनाडा से लिया गया है, ना ही जर्मनी, ना ही यूएसए से लिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल को 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो उस दल बदल को विघटन नहीं माना जाएगा। ऐसे स्थिति में सदस्यों की सदस्यता भी समाप्त नहीं होगी। इस बातों का जिक्र किस संविधान संशोधन में, तो 91 संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न सीधा क्या कर रहा है किस संविधान संशोधन में यह तय किया गया है कि जो 10वीं सूची के अंतर्गत यदि कोई भी दल 2/3 संसद या विधायक अपने दल से जैसे ही अलग हो जाएगा, तो दल से अलग होकर किसी दूसरे दल में यदि वो पार्टिसिपेट करता है तो इस कंडीशन में वो जो विघटन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ना ही राज्य की सदस्यता समाप्त होगी। यह किस में जिक्र है, तो आर्टिकल नंबर 98 में इस बातों का जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला कह रहा है लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकपाल का कार्य 5 वर्ष से लेकर 70 वर्षों तक होता है। ठीक है, लोकपाल का कार्य कितने वर्षों तक होता है, तो लोकपाल का कार्य 5 से 70 वर्षों तक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है तनख्वाह समिति का संबंध किससे है।
देखिए तनख्वाह समिति का गठन वर्ष 2010 में हुआ था। कब हुआ था तनख्वाह समिति का गठन? तो वर्ष 2010 में तनख्वाह समिति का गठन हुआ था। इस किस लिए गठन हुआ था? देखिए चुनावी प्रक्रिया को जांच करने के लिए, चुनावी प्रक्रिया को लेकर तनख्वाह समिति का गठन वर्ष 2010 में किया गया था। यह चुनाव कानून एवं चुनाव सुधारों से जुड़े हुए तमाम मामलों की जांच करने हेतु तनख्वाह समिति का गठन वर्ष 2010 में किया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को विधानसभा में, कहाँ? विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो लोग हैं उन्हें विधानसभा में आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 332 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल किसके थ्रू दिया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 332 के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, योजना आयोग का वर्तमान में नाम नीति आयोग 2014 में बदलकर इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है। योजना का आयोग का नाम क्या रख दिया गया है? नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? सॉरी, गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? सवाल ये कह रहा है जो मूल संविधान है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, वो कितने सांसदों को रखने की मान्यता देती है? सॉरी, कितने न्यायाधीशों को रखने का मान्यता देती है? तो कुल 8 आप न्यायाधीश को रख सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं 8 न्यायाधीशों का जिक्र किया गया है। ठीक है, कि आप मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में 8 ही न्यायाधीश को रख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वित्तीय आयोग कैसी संस्था है? वित्तीय आयोग एक संवैधानिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक तीनों प्रकार की संस्थाएं हैं। वित्तीय आयोग कैसी संस्थाएं हैं? तो वित्तीय आयोग एक सलाहकारी, संवैधानिक और अर्धन्यायिक, ये तीनों प्रकार की संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार का प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 120 जो है वो वो कौन सा अधिकार देता है? तो देखिए संविधान 120 कौन सा अधिकार देता है? आर्टिकल नंबर 120 कौन सा अधिकार देता है? देखिए संविधान आर्टिकल नंबर जो है 120 वो सांसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा है। सांसद किस भाषा का प्रयोग कर सकता है? आर्टिकल नंबर 120 में इन्हीं बातों की जिक्र है। अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं संसद की भाषा का जिक्र आर्टिकल नंबर 120 में किया गया है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जो है किसके सिफारिश पर हुआ है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है वित्तीय आयोग की सिफारिश पर इसका गठन हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का, ठीक है, किसकी सिफारिश पर हुआ है? तो वित्तीय आयोग की सिफारिश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहले देखते हैं इसमें क्या आवश्यक है। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और पढ़ा लिखा हो या न हो चल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसमें पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी आयु न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और देश का नागरिक होना चाहिए तथा संसद में वो चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, वो आसानी से संसद में चुने जा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आवश्यक पढ़ा लिखा नहीं होना है। ठीक है, आवश्यक नहीं, ये नहीं जरूरी है कि पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उल्लेख उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए देखिए ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, के आर नारायण, इन चारों में सबसे पहले
इनका कार्यकाल था, किनका था? नीलम संजीव रेड्डी का। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी का पहला कार्यकाल था। ठीक है, उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह का रहा है। उसके बाद किसका रहा है? ज्ञानी जेल सिंह का रहा है। उसके बाद आर वेंकट रमन का रहा है। उसके बाद किसका रहा है? आर वेंकट रमन का। उसके बाद के आर नारायण का रहा है। ठीक है, उसके बाद के आर नारायण का रहा है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर देखिए 4 पहला स्थान पर आएगा। ठीक है, 4 पहला स्थान पर आएगा, फिर 1 नंबर दूसरा स्थान पर आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4, 1, 3 और 2। ठीक है, उसके कार्यकाल के अनुसार। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है? जो देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 25 है उसमें हिंदू शब्द किस में सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसियों में सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, हिंदू शब्द जो पारसियों में सम्मिलित नहीं होता है, बौद्ध में, जैन में और सिख में तीनों को सम्मिलित करता है, लेकिन पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है आर्टिकल नंबर 25 के तहत। ठीक है, अगला कह रहा है छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य की विभाजन से हुआ है? छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन से हुआ है। ठीक है, किसके विभाजन से? तो मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में डेनमार्क की महारानी, हाल ही में डेनमार्क की महारानी, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है हाल ही में डेनमार्क की महारानी मैग्रेथ द्वितीय ने कब औपचारिक रूप से अपना त्यागपत्र दे दिया है? जो हाल ही में जो डेनमार्क की महारानी है मैग्रेथ द्वितीय ने, इन्होंने अपने महारानी की पद पर से त्याग दे दिया है। तो कब त्याग दी है महारानी मैग्रेथ ने? तो महारानी मैग्रेथ ने 14 जनवरी 2024 को त्यागपत्र दी है। कब दी है महारानी मैग्रेथ ने अपने महारानी के पद से त्याग? तो 14 जनवरी 2024 को अपने पद से त्याग दी थी। ये कहाँ की महारानी थी? तो यहाँ डी है डेनमार्क की महारानी थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है? क्या कह रहा है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को शुरू की है। कहाँ की सरकार की है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है उसको स्टार्टअप योजना शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप, हाल ही में भारत विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हुआ है। ये कहाँ स्थापित किए जाएंगे? ये जो रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है ये कहाँ स्थापित किए जाएंगे? स्थापित पूछ रहा है, तो ये दक्षिण अफ्रीका प्लस ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह स्थापित किए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलिया में भी और दक्षिण अफ्रीका, इन दोनों जगहों में रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हुआ जो, और यहाँ इस दोनों जगह स्थापित भी किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एम.एस. स्वामीनाथन जो पुरस्कार है वो किसान से संबंधित लोगों को, कृषि से संबंधित क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है या कृषि से संबंधित लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। जो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो है उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को। किसे सम्मानित किया गया है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से? तो प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को सम्मानित किया गया है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। देखिए अंतिम नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है? कह रहा है किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत, किस योजना के तहत? आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा राज्य। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो हरियाणा राज्य ने किया है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात नेक्स्ट प्रैक्टिस में। जय हिंद, जय भारत।